बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में भटकता रहता था। धीरे धीरे उसने पशुपालन प्रारंभ किया। पशुपालन के बाद में नदी के किनारे स्थायी रूप से अपने आवास बसा के वो रहने लगा। इसी क्रम में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ हुआ। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वर्तमान में हम देखें तो भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में इसके जो है हमें अवशेष मिले हैं। सबसे पहले 1856 में सरकार को इस प्राचीन सभ्यता की सूचना दी गई। अंग्रेजों ने, आपको पता है, अंग्रेजों ने भारत में रेलों का जाल बिछाना प्रारंभ किया। इसी दौरान रेल की पटरी डालते समय पंजाब में जब ईंटों की आवश्यकता हुई तो पास ही से जब वे ईंटें लेने गए तो वहां पर मजदूरों को पता चला कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता है। 1861 में कनिंघम के द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की या किसके द्वारा की गई। तो 1861 में की गई। और किसके द्वारा? यह सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? वो कनिंघम इसका आंसर होगा। 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खुदाई शुरू की और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के कार्य को किया गया। और इस प्रकार लगभग 917 स्थान हमें जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मिले हैं। पंजाब में देखें हम रोपड़, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, गुजरात में धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा। इसको कालीबंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे खुदाई में हमें काले रंग की चूड़ियां मिली है, इसलिए इसको जो है कालीबंगा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु हम उसके नगर नियोजन के बारे में लेते हैं। सिंधु घाटी के नगरों को देखने से ऐसा लगता है कि ये नगर सुनियोजित नगर थे, यानी कि इस नगर को बसाने से पहले इसकी एक योजना बना ली गई थी। प्राय यहाँ पे हमें दो प्रकार की आकृतियां मिली है। एक स्थान जो कि समतल मैदान से अपेक्षाकृत ऊंचा है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो गढ़ी क्षेत्र है, अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पे राजा या शासक परिवार रहता होगा। और दूसरी आकृति हमें समतल मैदान की मिली है जिसमें कि जनता, जनसाधारण रहते थे। जो गढ़ी क्षेत्र है वो चारों तरफ से चार दीवारी से भी घिरा हुआ है। दूसरी विशेषता इसकी नगर नियोजन की जो है वो यहाँ के मकानों को लेके है। यहाँ के मकान जो है क्रमशः 3 या 4 कक्षों के होते थे। बीच में एक आंगन होता था, एक इसमें कुआं भी होता था। मकानों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सारे मकानों में शौचालय होते थे। इस बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न भी आया था कि स्वच्छता के संदर्भ में आप सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो उसमें हम यही देंगे। सबसे बड़ी बात, प्रत्येक घर में एक शौचालय मिला है। और दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी विशेषता जो है वो है यहाँ की नालियां। गंदे पानी की निकासी के लिए प्रत्येक घर में नालियां बनी हुई थी। ये नालियां जो है जिप्सम इत्यादि का प्लास्टर करके पक्की बनाई हुई थी। घर की नालियां बाहर की नालियों से जाके मिलती थी और फिर इस प्रकार प्रमुख नालियों के माध्यम से गंदा पानी शहर के बाहर निकल जाता था। इन नालियों में बीच बीच में चैम्बर भी थे जिससे कि गंदगी या कचरा, कूड़ा कचरा उसमें इकट्ठा हो जाए और नालियां अवरुद्ध होकर उसका पानी जो है ऊपर सड़कों पे नहीं आ सके। सिंधु घाटी के नगर नियोजन की एक अन्य विशेषता यहाँ पे जो है चौकोर समकोण पे काटती हुई सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत चौड़ी चौड़ी पक्की सड़कें मिली हैं और इसकी विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इस समकोण पे काटते हुए जो साइड का मैदान होता था वहां पे घर बने हुए थे और इन घरों की एक सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि इनका मुख्य द्वार गली की तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था। इसके बाद सिंधु
स्थापत्य के क्षेत्र में हमें विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार सार्वजनिक स्नानागार है। अनुमान है कि विशेष अवसरों पर, पर्व त्योहारों इत्यादि पे यहाँ पे स्नान किया जाता होगा। इस विशाल स्नानागार के 3 तरफ हमें बरामदे मिले हैं। इसमें अंदर कक्ष भी है। शायद यहाँ पे स्नान के पश्चात वस्त्र इत्यादि बदले जाते होंगे। कुंड में उतरने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां भी बनी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस कुंड में जो है, इस कुंड की समय समय पे सफाई इत्यादि की जाती होगी। इसके बाद विशाल अन्नागार के हमें यहाँ पे अवशेष मिले हैं। लगभग 6 चौकोर कक्षों की हमें 2 पंक्तियां मिली हैं, जिससे कि विशेष परिस्थितियों के लिए यहाँ पे अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। विशाल जलाशय, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हमें लगभग 16 जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि विशिष्ट समय के लिए या विशेष परिस्थितियों के लिए ये लोग जल को भी सुरक्षित रखते थे। इसके साथ ही हमें वहां पे स्टेडियम के भी अवशेष मिले हैं। इन स्टेडियम में चारों तरफ बैठने के लिए सीढ़ियां हैं, जो कि पक्की ईंटों की बनी हुई है। अतः इससे अनुमान लगाया जाता है शायद यहाँ पे कोई आम सभा या उत्सव इत्यादि मनाने के लिए ये लोग एकत्रित होते होंगे। इसके अलावा लोथल में हमें एक विशाल गोदी के अवशेष भी मिले हैं, जो कि वर्तमान का जो हमारा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, उस विशाखापट्टनम के बंदरगाह से भी अत्यधिक विस्तृत हमें ये गोदी के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हम सिंधु कालीन कला, मूर्ति कला के बारे में हम बात करते हैं, विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ की कला भी बहुत अधिक विकसित थी। मोहरों इत्यादि को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को के लोगों को चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि का विशेष ज्ञान था। यहाँ पर हमें शैलखड़ी की एक योगी की मूर्ति भी मिली है। साथ ही एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की है। इसके अलावा मन के मृदभांड इत्यादि भी हमें मिले हैं। यहाँ पर जो मौर्य हैं उन पे लगभग हमें 2500 लेख मिले हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों को विज्ञान की भी जानकारी थी। हमें लगभग 6 खोपड़ियां, हमें कई सारी खोपड़ियां मिली हैं। एक खोपड़ी में 6 छेद हैं, जिसमें से कुछ छेदों को भरा गया है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधुवासी शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी रखते थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन सिंधु सभ्यता बहुत अधिक समृद्ध और विकसित सभ्यता थी। बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य दीजिए, ताकि मुझे आगे के वीडियो के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।